हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि हमारा टॉपिक होगा मैथमेटिकल इंडक्शन टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ये हम मैथमेटिकली कैसे सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल्स के लिए निकालें, कैलकुलेट करें। मैथमेटिकली हमने देखा था आर सेंटर ऑफ मास जो होता है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट था, अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में बात करें सेंटर ऑफ मास के लिए तो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमारा होता था सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। ऐसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते थे। आज हम मैथमेटिकली दिखाएंगे कि ये कैसे निकाला जाता है आर सेंटर ऑफ मास। चलिए, तो हम दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ले रहे हैं, उसी तरीके से हम फिर जनरलाइज्ड कर देंगे तो एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकल आएगा। तो सपोज करिए कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 है और m1 और m2 है। तो हम लोगों ने शुरू में ये बात किया था कि कोई भी पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो इंटरनल फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो सपोज करिए कि जो m1 मास है वो m2 के ऊपर F12 का फोर्स लगाता है। याद रखिएगा, इसको लिखने का तरीका है कि एक के द्वारा दो के ऊपर लगाया गया फोर्स F12। उसी तरीके से न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार दूसरा पार्टिकल्स भी पहले पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसके द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो F21, मतलब कि दूसरे पार्टिकल के द्वारा पहले पार्टिकल पर लगाया गया फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करिए कि m1 के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है और m2 के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, पहले हम इंटरनल फोर्स की बात कर लेते हैं। तो m1 के द्वारा m2 पर लगाया गया इंटरनल फोर्स F12 है और m2 के द्वारा m1 के ऊपर लगाया गया इंटरनल फोर्स F21 है। हम लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार कि बराबर और एक दूसरे के विपरीत नेचर में होते हैं। दैट मीन्स कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हैं। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 प्लस F12 इज इक्वल टू 0। और ये बात भी मतलब प्रूफ हो जाता है कि हमने एक्चुअली वहीं से लिया है कि इंटरनल फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे वो सब एक दूसरे के इंटरनल फोर्सेस को कैंसल आउट कर देंगे। अब चूंकि F1 और F2 M1 और M2 के ऊपर लगाया गया कोई एक्सटर्नल फोर्स है, पहले तो एक दूसरे के ऊपर ये दोनों फोर्स लग ही रहे थे। अब हम कोई बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं इस पर, इसके ऊपर और इसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स लग रहा है। तो इस पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? पहले से तो F12 लग रहा है। दैट मीन्स कि M1 के ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? तो F21 प्लस F1, ये M1 के ऊपर लगने वाला फोर्स है। और M2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो M2 के ऊपर पहले से लग रहा है F12 और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया F2। राइट दोस्तों, अब हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द फोर्स इम्प्रेस्ड ऑन इट। तो इस मान लीजिए कि इसका मोमेंटम P1 है और इसका मोमेंटम P2 है। कब? जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज dP1 अपॉन dt इज इक्वल टू द टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल m1। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dP1 अपॉन dt, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? ये इतना लग रहा है। दैट मीन्स dP1 अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F21 प्लस F1। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो कैसे डिफाइंड होता है? मास इनटू एक्चुअल सॉरी मास इनटू वेलोसिटी जो उसकी होती है, वो मोमेंटम डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्टिकल P1 बराबर m1 इंटू v1, ये हो जाएगा आपका मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स F1। दैट मीन्स इस P1 की जगह हम m1 v1 रख दें
हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले पार्टिकल्स में अगर हमने F2 फोर्स लगाया है तो कुछ ना कुछ उसके पोजीशन में चेंज होगा, जिसकी वजह से वो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, दैट मीन्स उसमें कुछ वेलोसिटी जनरेट होगी, और जो वेलोसिटी जनरेट होगी कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, तो मोमेंटम को हम लोग m2 इंटू v2 लिखेंगे। तो इसी फॉर्मूले में अब dp2 बराबर हम dp2 अपॉन dt बराबर टोटल फोर्स अगर अब हम टोटल फोर्स अपॉन m2, तो टोटल फोर्स अपॉन m2 कितना है, F12 प्लस F2, तो हमने इसको लिख दिया कि d अपॉन डी टी एम टू वी टू बराबर F12 प्लस F2। अब क्या करिए कि इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए कि F21 प्लस F12 प्लस F1 प्लस F2, ये तो इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मीन्स इनका सम आ जाएगा 0, ये कैंसिल आउट हो गया 0 हो गया। अब ये एक्सटर्नल फोर्स F1 प्लस F2 है। अब सपोज करिए कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट थे, दोनों के ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, मतलब कि F1 प्लस F2 बराबर F। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2। अब दोस्तों आपने डिफरेंशिएशन में ये फार्मूला पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो F टोटल, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, F टोटल बराबर D अपॉन डी टी M1 V1 प्लस D अपॉन डी टी M2 V2। तो हम लोग जानते हैं कि F इसी चीज को, जैसे ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, D अपॉन डी टी, अगर यहाँ कुछ x1 है और D अपॉन डी टी x2 है, तो हम इसी चीज को D अपॉन डी टी x1 प्लस x2 लिखते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन लिनियरिटी शो करता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस में लिनियरिटी शो करता है, याद रखिए। मतलब कि अगर दो नंबर पहले दो को किसी दो फंक्शंस को सम करके उनका डेरिवेटिव निकालें, या उन दोनों फंक्शन को अलग अलग डेरिवेटिव करके सम निकालें, तो दोनों बराबर रहेंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी M1 प्लस V1 प्लस M2 प्लस V2, राइट दोस्तों। अब आपने वेलोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होता है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। तो v1 कैसे डिफाइंड हो जाएगा, v1 आपका डिफाइंड हो जाएगा, v1 आपका डिफाइंड हो जाएगा, v1 आपका डिफाइंड हो जाएगा d, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 है, अपॉन dt। सिमिलरली v2 कैसे डिफाइंड हो जाएगा, d, सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अपॉन dt। तो हम क्या करेंगे कि इस v1 और v2 की जगह इसको पुट करेंगे, dr1 अपॉन dt और dr2 अपॉन dt। चलिए, तो F टोटल बराबर d अपॉन dt M1, ये तो मास है, कांस्टेंट है इसके ऊपर, तो कुछ ये तो जस्ट एज इट इज रहेगा। तो v को dr1 अपॉन dt, v2 को dr2 अपॉन dt, ठीक है। अब इस कांस्टेंट को हम अंदर ले जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव होता है दोस्तों। हम जानते हैं कि अगर ये कोई कांस्टेंट c है और कोई वेरिएबल x है और इसका डेरिवेटिव निकालें, कांस्टेंट बाहर आ जाता है dx अपॉन dt, तो इसको हम अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो M1 को हमने अंदर ले आया, M2 को हमने अंदर ले आया, और फिर से ये लिनियरिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पर अब लगाइए, तो d अपॉन dt पूरे के ऊपर डेरिवेटिव चल जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2। अब यहाँ डबल डेरिवेटिव, हम पहले एक डेरिवेटिव इस पे लगा रहे थे और फिर उसके ऊपर डेरिवेटिव लगा रहे थे, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो d2 अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्चुअली हम स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, d2 अपॉन डी टी टू M1 R1 प्लस M2 R2, ये आ गया हमारा F टोटल बराबर। ध्यान दीजिएगा हम क्या निकाल रहे हैं, ये F टोटल बराबर हमारा आ गया, F टोटल बराबर D2 अपॉन डी M1 R1 प्लस
M2R2। ये आ गया हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब जरा इस बात को ध्यान से देखिए, हमने क्या किया कि इस वाले एक्सप्रेशन में m1 इंटू m2 से मल्टीप्लाई कर दिया और m1 इंटू m2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये दोस्तों ये कांस्टेंट है, इसको अगर हम डेरिवेटिव के अंदर लाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको हम बाहर लेके जाएंगे तो फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपका इतना आ जाएगा। तो F टोटल एक्सटर्नल फोर्स बराबर m1 प्लस m2 इंटू d2 अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब जरा ध्यान दीजिए इस एक्सप्रेशन पे, ये है क्या? तो दोस्तों ये है आपका सेंटर ऑफ मास of two system of particles having mass m1 and m2 with position vector r1 and r2। तो F टोटल हमारा क्या आ गया यहाँ पे? F टोटल आ गया m1 प्लस m2 d2 अपॉन dt r सेंटर ऑफ मास। ये आ गया टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ से हम लोग कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि इससे हमें क्या समझ में आई, हम ऐसा क्या निकाल लिया हमने। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, देखिए ये अल्टीमेटली क्या है, ये अल्टीमेटली है आपका पोजीशन वेक्टर। अगर हमने हमने तो पहले ही डिफाइन कर दिया था ना कि पोजीशन वेक्टर m1 r प्लस m2 r2 अपॉन m2 m1 प्लस r m1 प्लस m2 होता है। लेकिन हम लोग वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल ला देखे हैं, तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो भी हमको एक वेक्टर ही मिलेगा, और किसी कांस्टेंट पे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वेक्टर ही मिलेगा। हम जानते हैं कि ये अगर वेक्टर r1 है तो अगर हमको वेक्टर m1 r1 निकालना है तो ये ऐसे आएगा, और इसमें हम दूसरा वेक्टर m2 r2 ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये अल्टीमेटली एक वेक्टर ही है। और कौन सा वेक्टर है? ये पोजीशन वेक्टर है। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या होता है, d2 अपॉन dt स्क्वायर r, ये दोस्तों होता है एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली ये भी एक पोजीशन वेक्टर ही है और उसका हम डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरा चीज आपको क्या बता रहा है, ये एक एक्सेलरेशन बता रहा है। दैट मीन्स कि एफ टोटल एक्सटर्नल बराबर m1 प्लस m2, और पूरे जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, सिस्टम का एक्सेलरेशन है वो आ गया। अब याद रखिए, देखिए तो जरा ये कुछ ऐसा दिख रहा है, m टोटल एक्सटर्नल बराबर, अगर हम टोटल मास मान लें m, ये F बराबर m में, ठीक है। अभी हम इस चीज को थोड़ा सा देर में डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसका डबल डेरिवेटिव निकाले तो ये एक्सेलरेशन बता रहा है। अब ये बता क्या रहा है, तो देखिए ये बता रहा है, ये जो आपका इक्वेशन आया है F टोटल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू d2 अपॉन dt स्क्वायर, दिस ये कह रहा है कि सिस्टम अंडर द इफेक्ट ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स F टोटल सपोज्ड टू बी इम्प्रेस्ड एट अ पॉइंट व्हिच पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। इसका मतलब है कि जो आप एक F टोटल लगा रहे हो ना, वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के लग रहा है। तो हमने पहले ही कहा था जब हम सेंटर ऑफ मास समझा रहे थे कि सेंटर ऑफ मास वो होता है जब कोई बॉडी मूव करती है, तो ऐसा सपोज किया जाता है जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो एक्सटर्नल फोर्स किसी एक पॉइंट पर जाकर एक्ट करता है। देखिए यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से साबित होता है ना, तो यही ये एक्सप्रेशन हमको बताता है कि एफ टोटल सपोज टू बी इम्प्रेस्ड एट अ पॉइंट जिसका पोजिशन वेक्टर ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया सेंटर ऑफ मास मैथमेटिकली, कि हम ऐसे निकालते हैं दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, और इसी को हम जनरलाइज कर देंगे इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो सेंटर ऑफ मास ये आ जाएगा। तो जब एक टोटल एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपका, इस पार्टिकल के ऊपर लगेगा टोटल सेंटर ऑफ मास। अब इसी चीज के बारे में ये कह रहा है कि द इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ
total mass of the system under the effect of external force. The internal force between a system can be studied either by applying Newton's second law of motion to the individual particles of the system. अब देखिए, ये एक सिस्टम था, इसमें कई सारे पार्टिकल्स थे। तो अगर मान लीजिए कि ये बॉडी मूव कर रही है, तो आपके पास दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या हो गया कि पहला तरीका आपके पास ये हो गया पहला तरीका आपके पास ये हो गया दोस्तों, थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। आपके पास 2 तरीके हो गए, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रिजिड बॉडी अगर मूव कर रही है, तो आप क्या करिए कि प्रत्येक इंडिविजुअल पार्टिकल्स का आप मोशन को स्टडी करिए विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि हमने इस एक्सप्रेशन को निकालने में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेल P अपॉन डेल T बराबर मास टोटल टोटल एक्स अप्लाइड फोर्स था। या तो आप प्रत्येक पार्टिकल के लिए इस चीज को स्टडी करिए विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली में इंटरनल फोर्सेज भी यहाँ हमने अप्लाई किया था, -F12 F21। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इतना प्रत्येक पार्टिकल्स के लिए करते जाएंगे, तब तो फिर सुबह से शाम हो जाएगी, फिर हमारा तो पढ़ने का कोई मकसद ही नहीं रह जाए। क्यों? हम पढ़ते इसलिए कि हमें सहूलियत हो। तो इसी चीज को दूर करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि आप प्रत्येक पार्टिकल के मोशन को मत स्टडी करिए, आप उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए और उसके मोशन के बारे में स्टडी करिए। इसीलिए हमने देखा कि जो एफ टोटल होता है वो m1 इंटू m2 आर सेंटर ऑफ मास के टर्म में आता है। तो ये बात यही कह रहा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम along with the third law for internal forces or by studying motion of total mass located at the center mass of the system under the effect of external force only। वो भी हम सेंटर ऑफ मास पे किस फोर्स का स्टडी करेंगे, इंटरनल फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे सेंटर मास के ऊपर, हम सिर्फ उसी के बारे में स्टडी करें। ठीक है, बाकी तो ये चीजें हमने ऊपर भी देख रखा था। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अभी हमने यहाँ पे निकाला कि एफ टोटल एक्सटर्नल जो होता है m1 प्लस m2 d2 अपॉन dt स्क्वायर m1r1 जो सेंटर ऑफ मास होता है। अभी हम क्या देखेंगे कि तो जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो टोटल मास इनटू उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको प्रूफ करेंगे। तब ये बात क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाएगी कि किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट जो रिजिड बॉडीज है, अगर वो मोशन है या फिर यदि हमें उसके ऊपर मोशन के बारे में स्टडी करना है, मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसके में कितना वेलोसिटी जनरेट होगा, कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा, तो उसके लिए हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे और उसी को स्टडी करेंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हाँ, और एक ज़रूरी सूचना ये है कि हम कुछ 2 दिनों के अंदर ही क्लास 11th का केमिस्ट्री, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिन किसी भी स्टूडेंट्स को, मेरे भाइयों को अगर इसकी ज़रूरत है, अगर तो हमें कमेंट करके बताएं कि किन-किन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th समझ में नहीं आती है, उनको ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरीके की हेल्प की, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि जिनको-जिनको क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत हो। हम जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर अगर कोई सब चीज़ ठीक-ठाक रहा, तो हम 1 से 2 दिन के अंदर क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। हम अगले दिन देखेंगे मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।